हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपके स्क्रीन पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लो, ठीक है। तो और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कोई भी नए चैप्टर के ऊपर तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड, इससे पहली वाली वीडियो हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज़ में हम लोग ने देखा था इन्फेक्शनियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इन्फेक्शनियस डिसीज़ में हम लोग ने क्या देखा था, इन्फेक्शनियस डिसीज़ कैसे होते हैं, जो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, जो स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ होते हैं ये स्प्रेड नहीं होते, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टडी कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिजीज़ विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शन एंड बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि नॉन इन्फेक्शनियस क्या होते हैं, स्प्रेड नहीं होते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बॉडी, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट, बॉडी का कॉन्टैक्ट होने से भी क्या होता है, नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ जो है स्प्रेड नहीं होता। और वहीं जो है इन्फेक्शनियस डिजीज़ होता है वो क्या होता है, बॉडी टू बॉडी, ठीक है, बॉडी के कांटेक्ट में आने से किसी के बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है, उसे इन्फेक्शनियस डिसीज़ कहते हैं। अब ये नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, तो इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ किसी भी बॉडी को हुआ रहता है, अगर वो कांटेक्ट में आता है तो भी किसी को डिजीज़ क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दिया है सच डिजीज़ अराइजेज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, ठीक है। तो कुछ सर्टेन रीजन्स की वजह से जो बॉडी में क्या होता है, डिजीज़ होता है, ठीक है, जो कुछ रीजन्स की वजह से ऐसा डिजीज़ जो कुछ सर्टेन कुछ ही रीज़न से होता है, ठीक है, किसी रीज़न से हो जाता है, बॉडी में ऑकर हो जाता है। बट ये क्या होता है, ये डिजीज़ क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या होता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है, इन्फेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज़ के बारे में समझ गया होगा कि नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज़ क्या होता है और ये इसे नॉन इन्फेक्शनियस क्यों कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसके बॉडी, ठीक है, जो भी पर्सन, जिसके भी कोई भी पर्सन है उससे ये कोई भी डिजीज़ हुआ है तो उसकी बॉडी जो है किसी और के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ कहा गया है, ठीक है। डिजीज़ का एग्जांपल दिया कैंसर, ठीक है, यहाँ पर कैंसर का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैंसर में असल में होता क्या है, ठीक है। ये जो डिजीज़ कैंसर दिया हुआ है नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ का एग्जांपल, तो इसमें देख लेते कि असल में कैंसर में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, अनकंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स नहीं होते, ठीक है, जो बहुत ही बेकार सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ग्रुप ऑफ लम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लम्स ऑफ कैंसरियस सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, किसका ग्रुप फॉर्म हो जाता है, कैंसरियस सेल, ठीक है, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल जो ग्रोथ होने लगते हैं, ठीक है, जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैंसरियस सेल, ठीक है। तो ये जो कैंसरियस सेल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ये जो ग्रोथ हुए, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसे क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज़, ब्लड लाइक ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स में क्या होता है, ये कैंसर ऑकर हो सकता है, मतलब हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन्स में हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन बताए हुए तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा ऑर्गन्स में होता है, वो मेनली किस ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पर लंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स में हो सकता है, फिर उसके बाद माउथ, फिर उसके बाद टंग, फिर उसके बाद स्टमक है, फिर ब्रेस्ट में हो सकता है, या फिर यूटेरस में, या तो स्किन में हो सकता है, या फिर टिश्यूज़ में होता सकता है, ब्लड के टिश्यूज़ में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारी चीज़ें दी, मतलब इतने सारे ऑर्गन्स दिया है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कैंसर जो है ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स से हमें मालूम पड़ जाएगा कि सिम्टम्स से हम पता कर सकते हैं, यानी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें कैंसर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया है सिम्टम्स क्रोनिक कफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्रोनिक, लंबे क्रोनिक, जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ने से पहले ही बता दिया था कि क्रोनिक और एक्यूट का डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है क्रोनिक और एक्यूट का, ठीक है। तो जो क्रोनिक होता है, ठीक है, क्रोनिक जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। जब कोई डिजीज़ लॉन्ग
समय के लिए होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है डिसीज़ उसे क्या कहते हैं, एक्यूट डिसीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है सेकंड हॉर्स वॉइस, तो इसमें क्या होता है, जो वॉइस हो जाता है वो हॉर्स हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होता है और स्वेलिंग भी होता है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं अनकंट्रोल जो है ग्रोथ हो गया, ठीक है। एंड जो सेल्स होते हैं वो कैसे हो गए, एबनॉर्मल हो गए सेल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है स्वॉलो, जब हम कुछ फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है स्वॉलिंग करने में, ठीक है। फिर इसका सेकंड दिया है इनक्योरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, जलन होने लगती है, ठीक है, जो इनक्योरेबल होती है, ठीक है, इसे ठीक नहीं किया जाता है ऐसी जलन, ठीक है। फिर इसका थर्ड दिया लंप इन ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट में क्या होता है, लम्प्स जम जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे ही थोड़े बहुत क्या होते हैं, ब्रेस्ट में भी लम्प्स क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ में दिया है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें वेट भी लॉस होता है, ठीक है, कि जिस पर्सन को ये डिजीज़ होता है तो उसके क्या होती है, वेट भी लॉस होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया है कि नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ क्या होता है, और इसमें जो एग्जांपल कैंसर का दिया है वो भी समझ गया कि आपको कैंसर कैसे होता है, ठीक है, कैंसर कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें बताया कि कैंसर का यहाँ पर कैसे कैसे कैंसर होता है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है, और यहाँ पर सिम्टम्स दिया है, ठीक है, उसे वेरीफाई कैसे करें कि कौन से पर्सन्स को अगर ये कैंसर जो है डिजीज़ हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट देख लेते क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ का सेकंड एग्जांपल दिया है डायबिटीज़, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने देखा नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ का फर्स्ट एग्जांपल जो कि कैंसर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें डायबिटीज़ के बारे में दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डायबिटीज़ की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर दिया है द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि सबको पता है कि पैंक्रियाज में क्या होता है, एक इंसुलिन नामक हार्मोन जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड में के अंदर जो शुगर लेवल होती है उसे क्या करता है, कंट्रोल, ठीक है। इफ़ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हार्मोन इंसुलिन है क्या करता है, पैंक्रियाज के अंदर कंट्रोल करता है शुगर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसे क्या कहता है, कंट्रोल करता है। लेकिन क्या अगर ये जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है ये लो क्वांटिटी में ये होगा, रिलीज़ होगा, ठीक है, मतलब सीक्रेट होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसी की वजह से जो ग्लूकोज लेवल, ठीक है, जब कम इंसुलिन प्रोड्यूस मतलब सीक्रेट होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। क्या हमारे जो पैनक्रियाज है उसके अंदर एक इंसुलिन जो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना। तो इस क्या करता है, ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या करता है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये कम मतलब कि लो अमाउंट में सीक्रेट होगा, लो क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, तो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी की वजह से कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, और जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या दिया, सिम्टम्स दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, सिम्टम्स दिया। तो सिम्टम्स से हम क्या कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसे डायबिटीज़ हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर सिम्टम्स दिया है पहला, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यानी लगातार कंटिन्यूसली यूरिनेशन होता है एट नाइट, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेट भी लॉस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है रीजन्स, ठीक है, रीजन्स फॉर डायबिटीज़। तो यहाँ पर रीज़न दिया है कि किस किस रीजन्स की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हेरिडिटी दिया है, ठीक है, हेरिडिटी यानी ट्रांसफर, जेनेटिक मतलब कि पेरेंट्स से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये जो डायबिटीज़ है ये पेरेंट्स से भी ट्रांसफ़र हो सकता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, इसे हेरिडिटी कहेंगे। फिर इसके बाद ओबेसिटी दिया है, ठीक है, ओबेसिटी। फिर इसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कम फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा रेस्ट करने से, एक्सरसाइज ना करने से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। फिर इसके बाद मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको डायबिटीज़ समझ गया कि डायबिटीज़ क्या होता है, उसके सिम्टम्स और उसके रीजंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल दिया है हमें नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ का। तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, जो बॉडी किसी बॉडी कॉन्टैक्ट में आने से स्प्रेड नहीं होता। तो यहाँ पर दिया है सिम्टम्स किस तरीके से स्प्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर हेरिडिटी और ओबेसिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, ना कि किसी के बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने से। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़। तो अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ का क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ के दो एग्जांपल देख लिए। ठीक है, जो कि पहला था कैंसर और दूसरा है डायबिटीज़। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल हमें हार्ट डिसीज़ का दिया है। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं कि असल में क्या होता है हार्ट डिसीज़। तो इसमें दिया है एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो इसमें होता क्या है, जो क्या होता है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम डिक्रीज़ होता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हार्ट तक पहुंचना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है हार्ट के मसल तक पहुंचना। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड टू स्ट्रेस ऑन इट। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी बॉडी जो मेन फंक्शन कौन करता है पूरी बॉडी में, ब्रेन और हार्ट। ठीक है, अब आप ही बताओ कि अगर हार्ट तक सही से अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो वर्क कैसे करेगा हार्ट। ठीक है, और जैसा कि सबको पता है कि हार्ट के ऊपर क्या होता है, मोर वर्क, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्क किसके ऊपर होता है, हार्ट के ऊपर, ब्रेन और हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है हार्ट में। ठीक है, जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम पहुँचने लगता है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, दिस में कॉज हार्ट अटैक। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि हार्ट अटैक क्यों आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है हार्ट के मसल तक पहुँचना। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए डॉक्टर से। ठीक है, मतलब डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये क्या है, नेसेसरी, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो तुरंत उसी वक्त क्या होता है, क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। तो यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम्स है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को असल में हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। ठीक है, तो सिम्टम्स देख लेते हैं। सर्वर चेस्ट पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चेस्ट में पेनिंग होने लगती है। ठीक है, चेस्ट में ज़्यादातर पेन होता है। फिर इसके बाद पेन इन शोल्डर्स, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प इन हैंड्स, अनइजीनेस, ट्रीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन सिम्टम्स है इसका वो है हार्ट अटैक और पेन होना। ठीक है, पेन होना, सभी बॉडी पार्ट्स में जो है पेन होने लगता है। ठीक है, और हाथ दर्द होने लगता है। ठीक है, हार्ट दर्द होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिए ताकि जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है असल में वो डिजीज़ है, उसे ये हार्ट डिजीज़ है या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद रीजंस दिया। ठीक है, कौन कौन से रीजंस से हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, स्मोकिंग। ठीक है, सबसे पहला है स्मोकिंग। फिर इसका सेकंड है अल्कोहलिज्म। ठीक है, अल्कोहलिज्म तो आप सबको पता होगा और स्मोकिंग भी पता ही होगा। फिर इसका है फिजिकल एक्सरसाइज ना करना। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से भी क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। फिर हेरिडिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो सकता है ये डिसीज़। ठीक है, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये बॉडी से बॉडी कांटेक्ट में आने से नहीं होता, ये हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया है। ठीक है, तो इसका है मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, ज़्यादा मानसिक तनाव से भी हो सकता है हार्ट अटैक। फिर उसके बाद एंगर। ठीक है, एंगर से मतलब ज़्यादा गुस्सा करने से भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हार्ट नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ के मतलब तीनों एग्जांपल एकदम अच्छे से समझ गए, जो कि था कैंसर, इसका सेकंड था डायबिटीज़ और ये थर्ड है हार्ट अटैक। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉन इन्फेक्शनस डिसीज़ के तीनों एग्जांपल देखने के बाद यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट में दिया है पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग के पास इतना जो है मनी नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकते, जो कॉस्टली मेडिसिन होती है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या दिया है, इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस, विच वन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि कुछ इसके लिए कुछ है क्या। ठीक है, इसके लिए कुछ है क्या,
ताकि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके, जो पुअर पीपल्स के लिए जो मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में हमें यहाँ पर दिया जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इमेज देख सकते हो, ये है क्या है, जेनरिक मेडिसिन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन असल में क्या होता है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। तो क्या जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन को जनरल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट आपको पता ही होगा, जो पेटेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का लोगो होता है, आपका इमेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पेटेंट, ठीक है। पेटेंट मतलब कि आप कोई भी, जैसा अगर किसी भी चीज़ का पेटेंट, ठीक है, जैसे अभी कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी या फिर कोई भी ब्रांड है, उसके ऊपर क्या है, पेटेंट रहता है, ठीक है, ताकि कोई भी जो है अनदर कंपनी उसकी कॉपी ना कर सके, ठीक है। और अगर कॉपी करती है, ठीक है, कॉपी करती है तो उसे क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एक पेटेंट होता है, ठीक है। हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड के ऊपर क्या होता है, पेटेंट होता है, ताकि कोई अदर कंपनी जो है उसकी कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो जो इसमें बताया, जेनरिक मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर भी होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है बिना किसी पेटेंट के, ठीक है, पेटेंट के, ठीक है। तो इसका बाद दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वांटिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी जो होती है वो एकदम असली वाले मेडिसिन के जैसी होती है, ठीक है। जैसी असली मेडिसिन होती है वैसी होती है, और ब्रांडेड मेडिसिन के जैसी होती है। जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो जो उसकी क्वालिटी होती है वो असली ब्रांडेड मेडिसिन के जैसे ही होती है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, कि जो पुअर पीपल होते हैं वो कॉस्टली मेडिसिन जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्या हुआ है, ये जेनरिक मेडिसिन जो है प्रोड्यूस, मतलब कि क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इसके प्रोड्यूस करने से क्या हुआ है, जो प्रोडक्शन इसका कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका वो कितना है, बहुत ही कम, ठीक है। बट ये क्या देता है आपको, उसकी वही क्वालिटी देता है, ठीक है, असली मेडिसिन के जैसे ही क्वालिटी देता है, ठीक है। और इसका जो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है। ड्यू टू फीवर एक्सपेंस ऑन रिसर्च एज देयर फार्मूला इज़ रियलिटी अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट की मदद से, ठीक है, रिसर्च के बहुत सारे रिसर्च के बाद क्या किया है, ये मेडिसिन को अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ये इसको जनरल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं होता, ठीक है, कोई पेटेंट नहीं होता, और ये हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब हर जगह अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद इसमें बताया गया है इसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, इसकी जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है एकदम बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन के जैसी होती है, और इसका यूज़ भी उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। बट किसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही लो होता है, और ये क्या होता है, पुअर पीपल को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन को। एकदम ये किसकी तरह होती है, ठीक है, मतलब ये ब्रांडेड मेडिसिन के जैसे ही होती है, इसकी क्वालिटी ब्रांडेड मेडिसिन के जैसे ही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जेनरिक मेडिसिन समझ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ जेनरिक मेडिसिन का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई भी मेडिसिन लेते हो, ठीक है, नॉर्मल शॉप में जाते हो आप, नॉर्मल मेडिसिन पे अगर आप एक मेडिसिन लेते हो, ठीक है, कोई भी एक मेडिसिन लेते हो, उसकी प्राइस जो है वो क्या है, कितनी है, 1500, ठीक है। बट आप यहीं पर अगर आप जेनरिक मेडिसिन शॉप पे जाओगे और अगर आप बिल्कुल यही मेडिसिन लोगे तो आपको कितने में मिलेगा, 350 में, ठीक है, कितने में मिलेगा, 350। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेडिसिन है, इतनी कॉस्टली मेडिसिन जो है पुअर को भी पुअर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी जो प्राइस होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं, जो पुअर लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेन कारण है जेनरिक मेडिसिन का, क्योंकि जो पुअर लोग हैं, ठीक है, पुअर लोग इस मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो प्राइस होती है, ठीक है, ये जो रियल मेडिसिन होते हैं, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, इनकी जो प्राइस होती है बहुत ही हाई होती है, कॉस्टलियर मेडिसिन होते हैं, ठीक है, और पुअर लोग इनसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हुआ है, ये जेनरिक मेडिसिन क्या हुआ है, प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ताकि जो है पुअर जो है इसे इजीली परचेस कर सके, ठीक है, और इजीली उनका ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जेनरिक मेडिसिन का क्या किया है, प्रोडक्शन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जेनरिक मेडिसिन अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट देख लेते कि क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है जो सेकंड चैप्टर का डिजीज चैप्टर के ऊपर। तो लास्ट टॉपिक यहाँ पर दिया है हमें लाइफस्टाइल एंड डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग असल में देखने वाले मेन रीजंस क्या है, ठीक है, मेन रीजंस क्या है डिजीज़ होने का, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन, ठीक है। तो डेली रूटीन सम टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, किस पे डिपेंड होती है, डेली रूटीन्स पे डिपेंड होती है, और टाइप्स ऑफ फूड की कौन से फूड हम क्या कर रहे हैं, असल में ईट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, नाउअडेज हैबिट लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड इन लेट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, असल में सबसे मेन रीज़न जो है इस चीज़ का, ठीक है, डिजीज़ का जो मेन रीज़न है वो असल में है
मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से उन्हीं की वजह से क्या हुआ है, डिजीज़ जो है वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बहुत ही स्पीड से क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हमें इस हैबिट के बारे में, ठीक है। तो आजकल जैसे कि सबको पता है कि जो पीपल्स है, ठीक है, पीपल्स क्या कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उन्हें कुछ टाइमिंग या फिर डेली रूटीन्स का कुछ भी पता ही नहीं रहता है, ठीक है। क्या रहता है, डेली रूटीन्स, और उन्हें टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं रहता है। तो इसमें दिया है कि वो पीपल्स क्या कर रहे हैं, अभी लेट मॉर्निंग, ठीक है, मतलब वेकअप जो है बहुत ही देर से करते हैं, फिर उसके बाद लेट नाइट तक जागते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट मील टाइमिंग चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब कि मील का टाइमिंग भी हरदम चेंज होते जाता है, ठीक है, इसी सब चीज़ों की वजह से। फिर उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते। फिर उसका कंजप्शन ज़्यादातर क्या करते हैं, कंजप्शन किसका करते हैं, जंक फूड का। इसी की वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये सब डिजीज़ जो है इंक्रीज़ हो चुका है। तो सच पीपल्स आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली, इसी की वजह से जो क्या हुए, ज़्यादातर लोग क्या हुए, डिजीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। यही सब मेन रीज़न है इस सब चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये डिजीज़ का मेन रीज़न यही सब है, ठीक है, यही सब मेन रीज़न है डिजीज़ का। फिर इसका दिया है इनफ्रीक्वेंट ऑफ बिकमिंग सिक इज़ टू बी वेरी लोअर्ड, ठीक है। पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल, इट मस्ट बी इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, राइट फूड, योगा आसना, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी फॉलो एज पर आवर ओन कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ रीजंस बताए गए, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन डिजीज़ से फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि हमें क्या करना चाहिए, इतना ही स्लीप लेना चाहिए जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, इतना ही स्लीप लेना चाहिए जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर इसके बाद दिया है राइट फूड, ठीक है, यहाँ पर हमें जंक फूड छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, राइट फूड का यूज़ करना चाहिए, मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए जो है बेनिफिट हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, योगा आसन, ठीक है, और योगा आसन का इमेज आप देख सकते हो, इसे क्या कहते हैं, योगा आसन, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए, योगा आसन। फिर इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है, इससे भी हम क्या रह सकते हैं, डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज से भी हम क्या रह सकते हैं, डिजीज़ फ्री। फिर इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज इतनी ही करनी चाहिए जितने हमारी अंदर क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। इतना भी नहीं कर देना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज की, उसकी वजह से भी हमें क्या हो सके, डिजीज़, उसकी वजह से क्या हमें स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डिजीज़ चैप्टर है वो अच्छे से समझ गया, डिजीज़ क्यों होता है, कितने टाइप्स के डिजीज़ होते हैं, बाकी सब जितने भी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी नए चैप्टर के ऊपर, तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।